हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 7 लाए हैं। यदि आप लोग प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 300 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में अर्थात पार्ट 7 में क्वेश्चन नंबर 301 से डिस्कशन करेंगे। और ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, ये प्रश्न रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए हैं। और ये इस बुक से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि ये बुक आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न व्यतीत करते हुए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 301 है, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। तो बताइए, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार क्यों हो जाती है। तो आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए, बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भूमि के ऊपर नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उस पर हरित शैवाल उग आते हैं और हरित शैवाल के बॉडी जो होते हैं वो फिसलनदार होते हैं, जिसके ऊपर पैर पड़ने से हमारे पैर जो है फिसलने लगता है। अर्थात ये जो है हमारे पैर और ज़मीन के बीच का घर्षण को कम कर देता है, जिसके कारण हम फिसलने लगते हैं। तो क्यों फिसलते हैं? तो नमी के कारण ज़मीन के ऊपर हरित शैवाल उग आते हैं, जिसके कारण ज़मीन फिसलनदार हो जाते हैं। और ये आप लोग अक्सर बरसात के दिनों में देखे होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नील हरित शैवाल के कारण। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लाल सागर का लालपन किसके कारण है। अर्थात ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सागर है जो लाल सागर है और उस सागर का पानी लाल है, क्यों है? तो उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण जो है वो सागर लाल दिखाई पड़ता है। और वो बैक्टीरिया कौन सा है? तो उस सागर के जल में जो है ट्राइकोडेर्मियम एरेथ्रियम नाम की जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण लाल सागर लाल दिखाई पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और ये रहा अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग अपना सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, अतः आप लोग सारे प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक क्लोरीन प्राप्त होता है। तो बताइए, ये प्रश्न बिल्कुल ही इजी है, आप लोग इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक एंटीबायोटिक दवा है, औषधि है क्लोरीन, जो किससे प्राप्त होता है, किससे बनता है, अर्थात उसका निर्माण किससे होता है। तो देखिए एंटीबायोटिक क्लोरीन जो है उसका निर्माण शैवाल के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, शैवाल से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ होते हैं। तो बताइए, अधिकांशतः शैवाल में भोज्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित होते हैं, अर्थात उसका रिजर्व फूड क्या होता है। तो देखिए अधिकांश शैवाल का रिजर्व फूड अर्थात संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है स्टार्च और ऑयल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, जलीय काई का कारण है। बताइए, इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम प्रीवियस क्वेश्चन में अभी ही जस्ट किए हैं। तो जलीय काई का क्या कारण है बताइए।
तो जलीय काई का भी कारण होता है नीलहरित शैवाल ही, अर्थात जल के ऊपर जो काई जम जाता है हरा हरा कलर का, वो क्या होता है, वो नीलहरित शैवाल ही होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, नीलहरित शैवाल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉस में संवहन उत्तक बने होते हैं, बताइए। मॉस जो होते हैं उसका कंडक्टिंग टिश्यू किस चीज़ के बने होते हैं? तो मॉस जो होते हैं उसका संवहन उत्तक बने होते हैं पैरेन्काइमा के। किसका बने होते हैं? पैरेन्काइमा के, अर्थात मृदुतक के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैरेन्काइमा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? बताइए, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इस क्वेश्चंस का सही उत्तर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया के बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? बताइए, साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? तो देखिए साइकस में परागण जो है वो वायु के माध्यम से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए ये वायु परागण क्या होता है? तो जब पौधे में वायु के माध्यम से परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे वायु परागण कहा जाता है। वहीं जब पौधे में या जलीय जीव में, जलीय पौधे में परागण की प्रक्रिया जल के माध्यम से होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जल परागण कहा जाता है। वहीं जब परागण की प्रक्रिया कीट पतंग के माध्यम से होता है तो उसे कीट परागण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे कीट परागण कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? बताइए, इनमें से कौन सा पादप है जो जीवित जीवाश्म का उदाहरण है? तो देखिए अभी जो है जीवित जीवाश्म के रूप में उदाहरण है वो है साइकस। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य और जानवरों की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है? तो बताइए, मनुष्य और जानवरों के आंत में जो पाया जाता है वो जीवाणु कौन सा है? तो देखिए मनुष्य और जानवरों के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है इचेरिया कोलाई। ठीक है, कौन सा जीवाणु है? इचेरिया कोलाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। और ये इचेरिया कोलाई जो है मनुष्य और जानवरों के आंत में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। जानवरों में सुक्रोज को पचाने में ये इचेरिया कोलाई जो है वो सहायक होता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। और ये देखिए अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड क्या हैं? बताइए, प्लाज्मिड क्या हैं? तो देखिए ये प्लाज्मिड जो हैं एक प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ हैं। और ये किसका आनुवांशिक पदार्थ हैं? तो ये बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ हैं। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, ये आनुवांशिक पदार्थ तो हैं बट क्रोमोसोम के बाहर पाए जाते हैं। और वहीं मनुष्य में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि ये भी एक आनुवांशिक पदार्थ ही हैं और ये क्रोमोसोम के बाहर पाए जाते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, और ये जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का एक कवक जनित रोग इनमें से कौन सा है? बताइए, फंगल बॉर्न डिजीज इनमें से कौन सा है जो मनुष्य में फैलता है? तो देखिए ये जो कॉलेरा है
ये बैक्टीरिया जनित हैं। तपेदिक हैं, ये भी बैक्टीरिया जनित ही जीवाणु हैं, बीमारी हैं। और प्लेग भी बैक्टीरिया जनित ही बीमारी है। इसमें से रिंग वर्म जो है, और ये रिंग वर्म जो है क्या है, कवक जनित, अर्थात ये फंगल डिजीज हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। फंगल डिजीज कौन है, रिंग वर्म। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पेपर जो है वो प्राप्त किया जाता है। बताइए, जो रसायन में अर्थात प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है अम्ल और क्षार के टेस्टिंग में, वो लिटमस पेपर जो है किससे प्राप्त किया जाता है। बताइए। इस प्रश्न का आप लोग आसानी से उत्तर दे पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं। तो देखिए, ये लिटमस पेपर जो हैं वो लाइकेन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये लिटमस पेपर किससे प्राप्त होते हैं, लाइकेन से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये लाइकेन जो है ये उदाहरण है। बताइए, ये लाइकेन किस चीज़ का उदाहरण है। दीजिए, ये प्रश्न भी काफ़ी इजी है, आप लोग उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। तो देखिए, ये लाइकेन जो है ये सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है, ये लाइकेन जो है क्या है, सहजीविता का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब ये सहजीविता क्या होता है, सहजीविता उसे कहते हैं जब दो जीव, ठीक है, जब दो जीव एक ही साथ रहते हैं और उनका भरण पोषण, उनका विकास एक ही साथ होते हैं, तो उसे सहजीविता कहते हैं। और ये लाइकेन जो है इसमें दो जीव जुड़े होते हैं, इन दोनों जीव के संगठन को लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। बताइए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर, ठीक है, केसर प्राप्त होती है। बताइए, केसर जो है ये पौधे का प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट है, और ये केसर जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चंस कह रहा है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन नहीं दिए हैं और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। केसर जो है किससे प्राप्त होता है, कोकोरस नामक एक पादप होता है, पौधा होता है, उसके वर्तिकाग्र और वर्तिका से प्राप्त होता है केसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है। बताइए, सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की जो औषधि है कुनैन वो प्राप्त की जाती है। बताइए, तो ये सिनकोना के पौधे हैं, उसके छाल से मलेरिया की औषधि कुनैन जो है प्राप्त की जाती है। किससे से, सिनकोना के छाल से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। किण्वन फर्मेंटेशन के खोजकर्ता थे। बताइए, किण्वन के खोजकर्ता कौन थे। तो देखिए, किण्वन की खोज किए थे लुईस पास्चर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश डैश होते हैं। बताइए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश डैश होते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। बताइए, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। तो देखिए, फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ जो है मुख्यतः स्थानांतरित होता है सुक्रोज के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। अधिकांश सौपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? तो देखिए, अधिकांश सौपोषी पादप जो हैं वो ऊर्जा का संचय स्टार्च के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के डैश होते हैं। तो देखिए, द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के एक नाम में जीन्स और दूसरे नाम में स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं। ठीक है, द्विनाम पद्धति में क्या होता है? तो एक नाम में जीन्स के नाम छिपे होते हैं और दूसरे नाम में स्पीसीज यानी जाति के शब्द छिपे होते हैं, उसे ही द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। बताइए, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है किस रूप में? तो देखिए, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है संचित भोज्य पदार्थ के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य है प्रकाश का अवशोषण करना और जल का प्रकाशिक अपघटन करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में जल के अणुओं का अपघटन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में जल के अणुओं का अपघटन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। बताइए, भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। तो भूमि से जल जो है मूल रोम में प्रवेश करता है चूषण दाब के कारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली हैं। बताइए, प्लाज्मा झिल्ली डैश हैं। बताइए, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका में क्या करता है? जल खनिज लवणों में के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है? कोशिका में जल खनिज लवण के प्रवेश या उसके निकास को नियंत्रित करता है। ठीक है, जल खनिज लवण के प्रवेश या उसके निकास को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग की लंबाई है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग की लंबाई होती है लाल रंग के रोशनी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है। बताइए, भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है चावल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये रहा अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, बताइए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो ये वन अनुसंधान संस्थान जो हैं वो देहरादून में स्थित हैं, ठीक है। कहाँ स्थित हैं? देहरादून में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवांछनीय पौधे अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं, बताइए। जो हमारे फसल होते हैं गेहूँ मकई, उसके अंदर कुछ घास जन्म जाते हैं या घास उगाते हैं जिसको हम अवांछनीय पौधे कहते हैं। वो अवांछनीय पौधे थे क्योंकि उसका हमें ज़रूरी नहीं होता है। तो इस अवांछनीय पौधे को क्या कहते हैं, बताइए। तो इस अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसी खरपतवार को नाश करने वाले अर्थात इसको ख़त्म करने वाले जो दवा होते हैं उसे क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? खरपतवार नाशी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में होता है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में होता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है अंधकार प्रक्रिया में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निकास किस क्रिया से होता है, बताइए। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निकास किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी है। देखिए पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है, बताइए। कोशिका के किस भाग में भोजन का परिवर्तन ऊर्जा में होता है? तो देखिए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का परिवर्तन ऊर्जा में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन है? तो देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण में पौधे में पर्णहरित होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन के जो है प्रकाश के फोटोन के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। किसको उत्तेजित किया जाता है? पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन को प्रकाश के फोटोन के द्वारा उत्तेजित किया जाता है और यही प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पर्णहरित के भाग हैं अर्थात क्लोरोप्लास्ट का भाग हैं, जबकि ये फोटोन क्या है? तो ये फोटोन जो है प्रकाश के छोटे छोटे भाग को फोटोन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है, बताइए। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र इनमें से कौन है, बताइए। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन का मापन जो है पोटोमीटर के सहायता से किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पौधे में जल का संवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है? पौधे में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? तो देखिए पौधे में दो जो है ट्रांसपोर्टेशन मार्ग होता है। क्या होता है? एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, ठीक है। और ये फ्लोएम जो है ये भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है, जबकि ये जाइलम जो है ये पौधे में जल का संवहन करता है। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि पौधे में जल का संवहन किस मार्ग से होता है। तो पौधे में जल का संवहन किस मार्ग से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा,
ठीक है। पौधे में दो संवहन मार्ग होता है, एक मार्ग से भोज्य पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, संवहन होता है, और दूसरे मार्ग से जल का संवहन होता है, ठीक है। जल का संवहन जाइलम के माध्यम से होता है, जबकि भोज्य पदार्थ का संवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? बताइए, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो देखिए, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव में होता है, अर्थात साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित होता है। बताइए, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंततः किस में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है अंततः पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से टोटल 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पौधे में मूर्छन किसकी अधिकता से होती है? तो पौधे में मूर्छन जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से जब अधिकता हो जाती है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, तो उसमें मूर्छनें आने लगती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? बताइए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर दें आप लोग। तो देखिए, वो पदार्थ साइटोक्रोम है जो श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में काम आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो अधिकतर पौधे जो होते हैं भूमि से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। अनॉक्सीशोषण में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो देखिए, अनॉक्सीशोषण की प्रक्रिया जब होता है तो उसमें शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसमें एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। बताइए, क्रेब चक्र में किस चीज़ का संश्लेषण होता है? तो क्रेब चक्र में फ्यूमेरिक अम्ल का संश्लेषण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका होती है। बताइए, पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो जैसे मानव में जनन अंग होते हैं, उसी प्रकार पौधे में भी पुष्प एक प्रकार के जनन अंग होते हैं, ठीक है। तो पौधे मानव में जनन अंग का क्या महत्व होता है? जो महत्व होता है वही पौधे में भी पुष्प का महत्व होता है। तो देखिए, परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना पुष्प का काम होता है, ठीक है। और वहीं उसके जैसे मानव के जो जनन अंग होते हैं उसके वंश की वृद्धि में सहायक होता है, उसी प्रकार पौधे के पुष्प होते हैं वो भी पौधे के वंश वृद्धि में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का संयुक्त रूप से उत्तर हो जाएगा B+C, अर्थात इसमें दोनों जो हैं ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए,
चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कटक में स्थित हैं। ठीक है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? कटक में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कटक जो है उड़ीसा में स्थित हैं और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। और ये रहा अगला प्रश्न, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित हैं? तो संसार के अधिकतम खाद्यान्न फसलें जो हैं वो ग्रैमनी कुल से संबंधित हैं। किस कुल से संबंधित है? ग्रैमनी कुल से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। बताइए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 350 तक डिस्कशन किए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 351 से डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और इसके नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को बटन को भी दबा दीजिए। इससे होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अंत में थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।